हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए सेशन में। हम सभी इन्वेस्टर्स से एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कि आपको इक्विटी फंड के साथ साथ डेट फंड में और हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट जब इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन को भूल जाते हैं एंड सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में करते हैं। बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा, इक्विटी आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। कोई ना कोई महीने ऐसे जरूर आएंगे जहाँ पे इक्विटी फॉल भी होगा, जो कि हमने अक्टूबर मंथ में देखने को मिला है। निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई से लगभग 8% डाउन है। अभी काफी इन्वेस्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप हमें ऐसे फंड्स भी बताइए जहां पे वोलेटिलिटी कम हो और इन्वेस्टमेंट इक्विटी के साथ साथ डेट फंड में भी हो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इक्विटी सेविंग फंड, जो कि पार्ट एक हाइब्रिड कैटेगरी का। इस कैटेगरी में आज हमारा फोकस रहेगा कोटक इक्विटी सेविंग फंड पर। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर देवेंद्र सिंघल जी, हु इज इक्विटी फंड मैनेजर एट कोटक म्यूचुअल फंड। सर को 2 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। एंड आज की डेट में सर 13 म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं इन कोटक एएमसी। आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच, आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। तो थैंक यू अभिषेक, धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, हम इक्विटी सेविंग फंड के बारे में तो बात करेंगे ही। आप हाइब्रिड फंड के बारे में बताइए कि ये कैटेगरी क्या होती है एंड कौन कौन से हमारे पास अलग अलग तरह के हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। देखिए अभिषेक, जब भी हम हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा कैटेगरी एसेट क्लासेस उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। तो जनरली आमतौर पर हम इक्विटी और डेट को हम लेके चलें तो उनका जो मिश्रण है वो हाइब्रिड फंड्स में आ जाता है। तो अब हाइब्रिड फंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका रिस्क प्रोफाइल कितना है या उनका इक्विटी कितना ज्यादा है। सबसे पहले हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड आता है, जहां पे आप 25% तक ही इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं, बाकी 75% आपका डेट के अंदर रहता है। दूसरा आता है इक्विटी सेविंग कैटेगरी, जहां पे 10 से 50% तक आपका डायरेक्शनल इक्विटी, 15 से 30% आपका, 15 से 65% आपका आर्बिट्राज, और बाकी डेट। बट डायरेक्शनल इक्विटी आपका 50% पे कैप हो जाता ओके। है। इसके बाद आता है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड्स या इक्विटी हाइब्रिड जो हम बात करते हैं, जहां पे आपका 65% से लेके 80% के ऊपर तक का इक्विटी रहता है, बाकी आपका डेट पे रहता है। और फिर आप इसके अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड भी आ जाते हैं, जिनके अंदर इक्विटी, इक्विटी आर्बिट्राज प्लस डेट। एंड देन तीसरी कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की, जहाँ पे आप दो की जगह कम से कम तीन एसेट क्लासेस रखते हैं। तो जैसे हमारा भी है, डेट डेट का है, इक्विटी का है, और उसके अंदर हम कमोडिटीज भी यूज करते हैं। ओके। तो जैसे जैसे आपका इक्विटी का लेवल बढ़ता जाएगा, कैटेगरी चेंज होती रहती है। और अगर आपने दो से ज्यादा कैटेगरी डाल दी तो हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट कैटेगरी आ जाती है। ओके सर, ओके। तो यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ अदर अदर एसेट क्लास में भी आपको एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि डेट हुआ, और मल्टी एसेट फंड की बात करें तो वहाँ पे गोल्ड और अदर कमोडिटीज में भी आपको एक्सपोजर जी। मिल जाएगा। ठीक है सर। तो हम बात करते हैं इक्विटी सेविंग फंड के बारे में। एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में। आप क्या एसेट एलोकेशन रखते हैं जी। उस फंड में, आप ये बताइए। और दूसरा, आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि कितना इक्विटी में रहेगा, कितना डेट में रहेगा, कैसे डिसाइड होती है सब चीज़ें। सो इक्विटी सेविंग जो एज कैटेगरी है, उसके अंदर आप इक्विटी टैक्सेशन रहता है सबसे पहले, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इक्विटी टैक्सेशन के लिए अगर आपको रहना है तो आपका कम से कम 65% इक्विटी या इक्विटी आर्बिट्राज के अंदर होना चाहिए। ठीक है। बट 65% इक्विटी आर्बिट्राज मिला के तो ठीक है, बट अगर सिर्फ इक्विटी की बात करें तो 65% थोड़ा ज्यादा हो जाता है इक्विटी राइट। में, राइट। तो ये वो कैटेगरी वैसा नहीं है। यहाँ पे जो नेट इक्विटी है उसका कैप है 50% के ऊपर, मिनिमम 10%, ऊपर में 50%। तो 10 से 50% तक आपका नेट इक्विटी रहता है। बाकी 65% करने के लिए आप इसमें आर्बिट्राज डालते हैं कम से कम 15%, और ऊपर में आप 80-90% तक भी जा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा डेट जो बच गया उसका डेट पे रहता है। ठीक है। ओके, ओके। अब हम इसको जो मैनेज करते हैं, हम इसमें एक मॉडल यूज करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, जिसको हम जो हमको ये बताता है कि हमारा इक्विटी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए।
तो अभिषेक, मैं आपके दर्शकों के लिए और आप निवेशकों के लिए बता दूं कि जब भी हम इक्विटी लेवल की बात करते हैं तो हम नेट इक्विटी की बात करते हैं कि हमारा मार्केट में एक्सपोजर कितना है इक्विटी का। ठीक है। इसके अंदर हम आर्बिट्राज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आर्बिट्राज इज हेज्ड पोजीशन। आपने सामने स्टॉक खरीदा, उसके सामने सामने आपने फ्यूचर बेच दिया, तो आपको वो हेज पोजीशन मिल गई, आपको एक डेट के किस्म का रिटर्न मिलता है एक आर्बिट्राज के अंदर। तो इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो हम 10 से 50% का जो हमारा रेंज है उसको हम यूज करते हैं। एक मॉडल हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम इसको बोलते हैं छोटा बाफ मॉडल। हम्म। हमारा जो मार्केट मोमेंटम को, मार्केट के वैल्यूएशन को, और कहते हैं अलग अलग तरीकों वेरिएबल्स को देखते हुए वो हमको ये बताता है कि इस टाइम आपको इक्विटी कितना करना करना चाहिए। ओके। ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरिक लेवल पे देखें तो हमारा एवरेज इक्विटी जो रहा है वो 35% के आसपास रहा है, और ये नीचे में 10% तक भी गया है और ऊपर में 50% तक भी गया है। ओके। तो एवरेज हमारा इक्विटी आप 35% के आसपास हम लेके चलते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बात हुई इक्विटी सेविंग फंड के बारे में, स्पेसिफिकली कोटक सेविंग फंड के बारे में, कोटक इक्विटी सेविंग फंड के बारे में। तो इसमें मैक्सिमम एलोकेशन जो नेट इक्विटी की बात करते हैं 50% तक जा सकता है, एंड लोअर लेवल पे 10% तक जा सकता है। बट कोटक हाँ जी। इक्विटी सेविंग फंड ऑन एन एवरेज 35% कहीं ना कहीं मेंटेन करके चलता है, जिस वजह से हाँ जी। वोलेटिलिटी आपकी कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड कम रहती है, बिकॉज यहाँ पे नेट इक्विटी भी 35% के आसपास ही रहती है। अगला जी। क्वेश्चन सर मैं इसी में आपसे पूछना चाहूंगा। कई निवेशक ये पूछते हैं कि हम एफडी में निवेशित हैं, हमारा टाइम होराइजन 3 साल है या 4 साल है, 5 साल है, क्या इक्विटी सेविंग फंड हमारे लिए सही रहेगा? बिकॉज हम कम रिस्क लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इक्विटी का फ्लेवर भी लेना चाहते हैं। सो क्या उन निवेशक के लिए ये वाला फंड सही रहेगा? सो अभिषेक जी, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी निवेशक का जिसका 2 या 3 साल से ऊपर का टाइम होराइजन है, ठीक है, और वो इक्विटी मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये फंड उसके उपयुक्त है। देखिए, इसमें इक्विटी का रिस्क तो है, बट हम्म। हमारा जो हमने पिछले, अगर आप रोलिंग रिटर्न भी देखें 3 साल के ऊपर का, तो किसी भी इन्वेस्टर ने कभी भी इस फंड में 3 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट किया हो, बना रहा, तो उसका नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं गया। ओके। ठीक है, उसका कैपिटल लॉस नहीं हुआ, और उसको औसतन 7.5% के आसपास रिटर्न भी मिला है। ठीक है, राइट। एवरेज तो और ऊपर में ज्यादा भी गया है, बट मैं बोल रहा हूँ 7.5-8% का रिटर्न मिला है। ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, आप देखिए कि अगर आप 3 साल के ऊपर का व्यू रखते हैं तो इस फंड को आप जरूर देखिए। हाँ, इसमें लॉन्ग टर्म में तो आपका अभी तक कैपिटल लॉस नहीं हुआ है पुराने टाइम में, बट क्योंकि ये इक्विटी मार्केट है तो इक्विटी का रिस्क तो हमेशा रहेगा। बट डेफिनेटली। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको कम रिस्क के साथ एक डेट से बेहतर रिटर्न मिले, साथ में एक कैपिटल टैक्स एफिशिएंसी भी मिले, क्योंकि हम्म। ये इक्विटी टैक्सेशन है। तो हम्म। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म टैक्सेशन आपका 12.5% हो जाता है। हम्म। तो आपको एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलता है, जो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको डेट से ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि इसमें इक्विटी शामिल है। और गुड, ये भी कोशिश रहती है कि रिस्क कम लेके चले, कि जब मार्केट हमको ज्यादा महंगा लगता है तो इक्विटी कम कर दें, जब मार्केट सस्ता लगता है तो उसमें इक्विटी बढ़ा दें। तो वो कॉल भी हम डायनेमिकली निवेशकों के लिए लेते हैं। ओके। सो इसका मतलब ये है, अगर कोई निवेशक 3 से 5 साल के बीच इन्वेस्टेड रहना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छी चॉइस है। जैसे आपने बताया पिछले 3 साल में अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, किसी भी पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। और हाँ जी। अब हम सर डिटेल में थोड़ा बात करते हैं टैक्सेशन को लेके भी। बिकॉज जब भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं, हम प्री टैक्स सोचते हैं कि कितना रिटर्न मिला है, बट हमको अल्टीमेटली देखना चाहिए पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरे हाथ में कितना आया। अगर हम डेट फंड की बात करें या एफडी की बात करें जिसपे स्लैब रेट से टैक्सेशन लगता है, अगर मैं हायर स्लैब रेट में हूँ तो 30% के हिसाब से मेरे पे टैक्स लगेगा। तो इक्विटी सेविंग फंड में अगर आप बताना चाहिए टैक्सेशन कैसे लगता है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? हाँ जी। तो इसके अंदर आपका जो टैक्सेशन है वो जैसे आपका इक्विटी में टैक्सेशन लगता है वैसा ही लगता है। इसका मतलब, अगर आपने 1 साल से पहले बेचा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो 20% है, और अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो आपको 12.5% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लगेगा। ओके। तो यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन का भी बेनिफिट हमको मिलता है, अगर मैं 30% के स्लैब रेट में हूँ उसके बावजूद भी मेरे को 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जी। ठीक है सर। अब बात आती है सर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। काफी निवेशक कहते हैं मेरे को ऐसे फंड में निवेश करना है जिससे रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे। तो क्या हाँ इक्विटी सेविंग फंड एक राइट चॉइस हो सकती है उन इन्वेस्टर के लिए जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं? हाँ जी अभिषेक, बिल्कुल हो सकती है, और हमने इसके लिए इसमें प्रावधान भी किए हैं।
कि मान लीजिए आप आज एक लमसम डालते हैं और आप बोलते हैं मुझे हर अगले महीने से ही मुझे विड्रॉल चाहिए, तो टिपिकली इक्विटी फंड्स के अंदर आप एग्जिट कोड देते हैं, ठीक है, 1 साल के पहले विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हमने 15-20% तक का जो विड्रॉल है, आई थिंक 15 है, 15% तक का जो विड्रॉल है उसके ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, तो उसके लिए हमने प्रावधान किया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में 7-8% का आपका रुझान है कि आपको टैक्स एफिशिएंट वे में मिल जाए, तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप 0.5%, 0.4 या 0.5% आप मंथली विड्रॉल कर सकते हैं इसके अंदर, एक जो उपयुक्त रहेगा हमारे हिसाब से। हम्म। अगर आप 1 साल रुकते हैं तो उसके उसके बाद आप 0.5 से 0.6% भी विड्रॉल करते हैं सिस्टमैटिकली, तो भी निवेशकों के लिए एक अच्छा अनुभव रहता है, हमने ये देखा है पिछले हिस्टोरिकली। ओके, तो रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए एक अच्छा फंड हो सकता है। इसमें सर मैं एक जी। और एड ऑन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार निवेशक लमसम कर देता है फंड में एंड उसको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको 1 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए विड्रॉ, या आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि निवेशक तो ये चाहते हैं कि हम आज पैसा डालें और कल से रेगुलर इनकम जनरेट हो जाए। आप दोनों, निवेशक दोनों तरीके से इसको कर सकता है। अभी डाल के पैसा अगले महीने से भी निकालना शुरू कर सकता है, बट बहुत अच्छा तरीका यही होगा जो हम सुझावते हैं कि 1 साल के बाद आप करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बेटर रहेगा, आपका टैक्सेशन भी कम हो जाएगा, और आपको कहते हैं जो आपका कैपिटल इरोजन भी नहीं होगा, जो विड्रॉल आप करते हैं उसके साथ कैपिटल इरोजन भी नहीं होगा, आपको कुछ कुछ बढ़ाने को ही मिलेगा, सो इट इज उस कैपिटल गेन एडवाइजेबल। की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एटलीस्ट 1 साल आप वेट करें, उसके बाद विड्रॉ करें, सो दैट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी ग्रो हो जाए और आपको कैपिटल गेन टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाए। जी। ठीक है सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कोटक इक्विटी सेविंग फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप बताना चाहें फंड ने कैसा परफॉर्म किया इन द लास्ट 3 to 5 years वर्सेस इट बेंचमार्क। तो अभिषेक जी, लास्ट 3 से 5 साल में तो फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है, बट उसमें मार्केट का भी काफी सहयोग रहा है, क्योंकि मार्केट भी अपने एक नए लेवल पे है, और हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से मतलब 30 से 50% मार्केट भी बढ़ा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा ही उम्मीद करना तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। तो बट हम ये बोलते हैं कि एक हाई सिंगल डिजिट का जो रिटर्न है, मिड टू हाई सिंगल डिजिट रिटर्न इज डेफिनेटली पॉसिबल ऑन दिस फंड ओवर द लॉन्ग पीरियड। मतलब अगर कोई 3 से 5 साल के बीच में रहता है तो एक हाई सिंगल डिजिट रिटर्न मिलना काफी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है। और इसके अलावा थोड़ा सा मार्केट का सहयोग रहा तो हो सकता है वो डबल डिजिट रिटर्न भी मिल जाए। राइट। तो पिछले 3 से 5 साल में देख डबल डिजिट रिटर्न्स मिले हैं, बट ये सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज मार्केट अच्छा खासा ग्रो हुआ है पिछले 3 से 5 साल में। बट जी। यस, जिस तरह का एक्सपोजर इसमें इक्विटी का है और डेट का है, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न समवेयर अराउंड 9 to 10%, जैसे आपने समझा। और यहाँ पे टैक्सेशन भी इक्विटी का लगेगा, बट ये रिटर्न फिक्स नहीं है बिकॉज मार्केट हमारी वॉलेटाइल है। यस सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग हियर। राइट। ओके सर, सो दिस इज अबाउट कोटक इक्विटी सेविंग फंड। आई होप ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा सर। थैंक यू सो मच, आज आपने सर एसेट प्लस के लिए टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.